तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे टोटल। इसके अंदर जो हमारे पास एक थ्योरी है, ऑस्मोटिक थ्योरी, वो भी पढ़ेंगे। क्लियर है? अच्छा, इस लफ्ज को देखिए, लफ्ज में क्या बताते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? ट्रांसपोर्ट होगी। किस फॉर्म में? चेन की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन चेन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होंगे। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, डिफिनीशन में मैंने लिखा है कि क्लस्टर ऑफ प्रोटीन इन क्रिस्टाई इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एटीपी बाय कीमो ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी प्रोटीन की क्लस्टर कहां पे पाए जाए? एक जगह पे, मजमूए के तौर पे प्रोटीन जिस जगह में पाए जाते हैं, कहां पर? क्रिस्टाई में। क्रिस्टाई कहां पे है? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। इसमें क्या होगा? इसमें होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, और इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे क्या बनाएंगे? एटीपी। किस तरीके से? बाय कीमो ऑस्मोटिक प्रेशर। कीमो केमिकल के जरिए से, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होकर एटीपी बनाएंगे। हमारा मकसद क्या है? एटीपी बनना, एटीपी बनाने का अमल। क्लियर? यहां पर लिखे ऑस्मोटिक, कीमो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है? ये ऑस्मोसिस से निकला है। ये क्या नाम है? डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। कहते हैं द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस की मूवमेंट कहां पर? अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसे मेम्ब्रेन के थ्रू जो सेमी परमिएबल हो, यानी कुछ आयंस की इजाजत देता, कुछ आयंस की इजाजत नहीं देता, ऐसे मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल बना के, यानी डिफ्यूजन की तरह, यानी एक साइड पे आयंस ज्यादा होंगे, वहां से ट्रांसफर होंगे किसके थ्रू? एक मेम्ब्रेन के थ्रू, और दूसरी जगह पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, या एक साइड पे आयंस ज्यादा है, दूसरे साइड पे कम है, और दरमियान में मेम्ब्रेन है, एक बैरियर है। उस बैरियर को जो क्रॉस करते हैं, तो ऐसे प्रेशर बनता है। तो इस प्रेशर के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऐसे, तो इसको क्या कहते हैं? कीमो ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? याद रखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पे होता है? जो क्रिस्टल इनर मेम्ब्रेन में होता है, वो यहां पे डिस्कस करते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में भी हो चुका है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट भूल जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास पावर हाउस है, ये तो आपको पता है ना। ओरिजिनल एटीपी जो बनती है, तो कहां पे बनती है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है? वो ऑलरेडी इसके अंदर और भी हम क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस हो चुका है, लेकिन फिर भी देखिए इसको। माइटोकॉन्ड्रिया का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। क्लियर? ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, बैरूनी मेम्ब्रेन है इसका। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। अच्छा, ये इसका, ये दरमियान में ब्लू कलर का नजर आ रहा है आपको, ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। इनसाइड का जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है? अच्छा, ये एक और इनर मेम्ब्रेन के जो आपको इनफोल्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इनसाइड की तरफ, ये हमारे पास ओरिजिनल क्रिस्टाई है। क्लियर? यहाँ पे डिफिनेशन में भी है क्रिस्टाई, तो क्रिस्टाई ये रहा क्रिस्टाई आपका। क्लियर? फिर ये जो खाली जगह, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, ये ऑलरेडी आप जानते भी हैं। क्लियर है? इसमें क्रेब्स साइकिल जो हुआ था, याद है ना? क्रेब्स साइकिल। क्लियर? ये दो मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस को क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर? कहां पर? यानी ये मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन, तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से हिस्से में? अब माइटोकॉन्ड्रिया के इस हिस्से में जाते हैं, ये नजर आ रहे हैं ना, मैंने डॉट्स लगाए हैं। इस डॉट्स को जूम आउट करते हैं, यानी ये डॉट्स क्या चीज है? ये इनफोल्ड स्ट्रक्चर क्रिस्टल है। इसको जूम करते हैं तो ये ऐसा, यानी इस जगह को हमने जूम आउट किया है तो ये ऐसा नजर आता है। ठीक है? अच्छा, इस क्रिस्टल के अंदर क्या पाए जाते हैं? इस क्रिस्टल के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे। क्लियर है? अब देखिए, ये प्रोटीन बहुत ज्यादा पेचीदा है, लेकिन आप इसमें से कुछ नाम इसके याद करें। अच्छा, ये अगर आप देखिए इस कम्प्लेक्सिस में, ये प्रोटीन, इस प्रोटीन का क्या नाम है? ये अगर आपको नजर आ रहा है, चले इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं।
ये जो आपको ब्लू कलर की जो लाइनिंग नजर आ रही है, ये मेम्ब्रेन है। कौन सा, किसका मेम्ब्रेन है? क्रिस्टल का, ये वाला मेम्ब्रेन। तो इस लाइन, ये बिल्कुल लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है, कुछ प्रोटीन इसके अंदर, ये कुछ बाहर, कुछ इसके अंदर कोएंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये वाला देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है, अच्छा ये फ्लेविन प्रोटीन, ये वाला कॉम्प्लेक्स 1 में क्या है? फ्लेविन प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स 2 ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन। इसको याद करना लाजमी है, ठीक है? एमसीक्यूज के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन सल्फर प्रोटीन, ये 3 नंबर आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर साइटोक्रोम भी है, आयरन सल्फर प्रोटीन भी है, और साथ साथ में साइटोक्रोम C1। क्लियर है? अच्छा, फिर 4 को देखें, 4 में आपको नजर आ रहा है ये वाला, तो ये 4 वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है? ये हमारे पास इसके अंदर साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम A, और लास्ट में यहाँ पे साइटोक्रोम A3। ये क्लस्टर ऑफ प्रोटीन है, मैंने कुछ इससे लिए है। क्लियर है? कुछ ये डायग्राम के थ्रू आप इसको समझिए। आखिर में ये वाला जो आपको नजर आए, ये ओरिजिनल एटीपीएज हमारे पास है, जहाँ पे एटीपी बनती है। किस तरह बनती है वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर ये आपको नजर आ रहा है, ये रेड कलर का, ये रेड कलर का यूबिक्विनिन, ये हमारे पास एक कोएंजाइम है। इसको आप साथ में लिखिए, क्या है? ये हमारे पास कोएंजाइम है। कोएंजाइम यानी ये प्रोटीन नहीं है, ठीक है? ये रहा एक और भी साइटोक्रोम, तो साइटोक्रोम यहाँ पे भी है, यानी 3 और 4 के दरमियान भी साइटोक्रोम है। क्लियर है? समझ आ रही? अच्छा, आपको याद है ना, हमने क्रेब्स साइकिल में NADH के मॉलिक्यूल बनाए थे। NAD से हमने NADH के मॉलिक्यूल कहाँ पे बनाए थे? यहाँ इस मैट्रिक्स में। ने यहाँ पे पूरा क्रेब्स साइकिल डिस्कस किया था इस मैट्रिक्स के अंदर। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर, ये वाला जो हमारे पास है, ये एक क्रिस्टल है। इसका इनसाइड ये वाला जगह, यानी ये इस तरफ, ये मैट्रिक्स है। क्लियर है? ये क्या है? ये वाला जगह, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ये क्लियर? ये मैट्रिक्स हुआ। क्लियर? अब इसके दरमियान वाले ये खाली जगह जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? ये हमारे पास इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, यानी इससे बाहर वाले जगह इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होगा, ये बाहर, ये अंदर की तरफ मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स में हमारे पास NADH और FADH के मॉलिक्यूल है। क्लियर है? NADH और FADH को यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करके यहाँ से इस H के मॉलिक्यूल को यहाँ से रिमूव करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, अब थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक समझ आया है ना स्टूडेंट्स? अच्छा, देखिए अब क्या करेंगे, NADH का मॉलिक्यूल आके अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको देगा, ये इसको जरूर याद करें। देखिए मैंने कहाँ पे लिखा है, यहाँ पर NADH अपना इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स को देगा। इस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है? फ्लेविन प्रोटीन। यानी अगर आप नाम भी भूल जाए तो आप याद करें इसको कि कॉम्प्लेक्स 1 को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स 1 को जब अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इसके अंदर यानी कॉम्प्लेक्स 1 में आ जाएगा, और H के मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज करेगा, H के आयंस। क्लियर? H के आयंस यहाँ पर। क्लियर है? H का आयन यहाँ से, और H के आयंस यहाँ से ही कॉम्प्लेक्स 1 से ही ऊपर स्पेस में चला जाएगा। क्लियर है? यहाँ से और भी इलेक्ट्रॉन आके H के आयंस को सॉरी NADH के थ्रू यहाँ पे H के आयंस अपर की तरफ चले जाएंगे। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इधर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? यूबिक्विनिन में। क्लियर है? यूबिक्विनिन में जो कि कोएंजाइम है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ कॉम्प्लेक्स 3 में चला जाएगा। ठीक है? कॉम्प्लेक्स 2 में भी नहीं, कॉम्प्लेक्स 3 में चला जाएगा। बिल्कुल। फिर जब कॉम्प्लेक्स 3 में चले जाते हैं तो यहाँ से फिर यहाँ पे H के आयंस बहुत ज्यादा होते हैं मैट्रिक्स में, तो H के आयन यहाँ से होता हुआ स्पेस की तरफ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, फिर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होते हैं, कहाँ पे चले जाते हैं? साइटोक्रोम में। फिर साइटोक्रोम से होता हुआ चले जाते हैं हमारे पास साइटोक्रोम A, और आखिरी जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो साइटोक्रोम A3 के पास चले जाते हैं। क्लियर है? साइटोक्रोम A3 के पास जब चला जाता है तो यहाँ से फिर से H के आयंस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के थ्रू चले जाएंगे। कहाँ से? मैट्रिक्स से। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह अब दूसरा हमारे पास, अगर आप क्रेब्स साइकिल को याद करें तो उसमें FADH के मॉलिक्यूल भी बने थे, तो FADH अपना
जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे देगा, FADH अपना इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, यानी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर है? जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देता है तो ये यहाँ से होता हुआ चले जाते हैं कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स 3 के पास। क्लियर? और कॉम्प्लेक्स 3 से होता हुआ चला जाता है फिर साइटोक्रोम, और साइटोक्रोम से होता हुआ यही जो हमने NADH के डिस्कशन की है बिल्कुल इसी तरह। इसमें आपने एक बात याद करनी है बस, ये कि कॉम्प्लेक्स 1 में NADH अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 में, और FADH अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब FADH यहाँ पे देते हैं तो H के आयंस वही बिल्कुल यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे H के आयंस चले आते हैं। ठीक है, H की ग्रेडियंट यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। क्लियर? यानी हम ये कह सकते हैं कि अब इस कंडीशन में H की कंसंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बहुत ज्यादा हो गए हैं। देखिए, अच्छा तो यहां पे देखिए डिफिनीशन की तरफ जाए। डिफिनीशन में क्या, द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब ऑस्मोटिक प्रेशर अब बन रहा है कहां पे, इधर, यानी ग्रेडियंट किस तरह बनता है, यानी H के आयंस यहां पे ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे H के आयंस कम हो जाते हैं। अब अगर आप डिफ्यूजन को याद करें, वही कि जहां पे मॉलिक्यूल ज्यादा हो, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, तो हायर कंसंट्रेशन से कहां पे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अब मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। क्या, H के आयंस ज्यादा हो गए हैं, तो अब H के आयंस यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे इसके लिए कोई रास्ता नहीं है कि H के आयंस यहाँ दोबारा इस मैट्रिक्स के अंदर आएंगे। क्यों आएंगे, क्यों आने चाहिए, ताकि यहाँ पे इस FADH को दोबारा अपने FAD को दोबारा H देंगे। कुछ यहाँ पे जो ऑक्सीजन वहाँ ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लाइकोलाइसिस में H रिलीज हुआ था ना, यहाँ पे ऑक्सीजन भी होते, तो यहाँ पे फिर अब डिस्कस करते हैं उसके साथ क्या होता है। अच्छा, अब H के आयंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। क्लियर है? H के आयंस क्या करेंगे, H के आयंस यहाँ पे आके, इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ये रास्ता जहाँ पे ATPase कॉम्प्लेक्स है, तो ATPase एंजाइम है, बिल्कुल ATPase एंजाइम यहाँ पे है, और ये ATPase एंजाइम्स के थ्रू H के आयंस यहाँ से होता हुआ नीचे चले जाएंगे। कैसे, ये H के आयंस यहाँ से, यानी यहाँ पर H के आयंस बहुत ज्यादा है ये वाले, और ये तमाम यहाँ से होता हुआ कहाँ पे, इधर से होता हुआ इस तरफ चले जाएंगे। क्लियर है? जब ये यहाँ पे चले जाते हैं तो इसकी ग्रेडियंट की वजह से ATP यहाँ पे होगी ADP, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज में, ATP में। क्लियर है? अच्छा, यानी H के आयन यहां से रिलीज हुए थे। क्लियर है? कुछ H के आयन यहां से रिलीज हुए थे, ऊपर चले गए थे, कुछ यहां से रिलीज होके अपर साइड की तरफ चले गए थे। अब थोड़ा सा इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ना, बास किताबों में बास जगहों पे NADH के मॉलिक्यूल ATP की कितने ATP बनाते हैं, या FADH के एक FADH के मॉलिक्यूल कितने ATP बनाते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है? अच्छा चले, अब आप देखिए इसको, NADH ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया था, कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन होता हुआ कहां से, 1 2 3, यानी इलेक्ट्रॉन 3 जगह से, 3 कॉम्प्लेक्स से होता हुआ चला गया था। क्लियर है? और इसने H के आयंस यहां से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लेके गए थे। क्लियर है? तो 3 जगहों पे 3 जगह से होता हुआ इलेक्ट्रॉन गया था, तो इसका ये मतलब है कि फिर वो वहां पे जाके यहां से जब नीचे की तरफ आते हैं तो एक NADH का मॉलिक्यूल कितने ATP बनाते हैं, 3 ATP बनाते हैं। क्लियर है? इसमें अलग किस्सा है, NADH किस तरह H में NAD में कन्वर्ट होते हैं, वो इसकी बात नहीं करते। क्लियर है? अच्छा, फिर FADH को देखें, FADH ने अपना H और अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया था, कॉम्प्लेक्स 2 को, है ना। अब कॉम्प्लेक्स 2 को दिया था, तो फिर इसके रास्ते में कितने प्रोटीन आए थे, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्लस्टर प्रोटीन 1 2 आए थे। तो इसका ये मतलब है कि यहां से हो तो फिर वापस इधर आते ADP से ATP बनाते हैं, तो कितने ATP बनाते हैं, 2 ATP। क्लियर? समझ गए? आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, अच्छा एक और वजाहत करते हैं, या फिर अच्छा यहां तक काफी है, यहां तक सही है, यहां तक कि NADH 3 ATP बनाते हैं और FADH 2 ATP बनाते हैं। क्लियर है?
किस तरीके से बने, यहाँ पे ज्यादा H थे, इस H मॉलिक्यूल के थ्रू यहाँ से होता हो ग्रेडियंट, तो ऑस्मोटिक प्रेशर देखे ना, द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ज्यादा हुआ है, यहाँ पे इसका मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू सेमी परमिएबल है क्योंकि इस मेम्ब्रेन के थ्रू तमाम आयंस नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो प्रेशर बनता है इसको कीमो ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, क्लियर है। और ये थ्योरी भी है कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी, तो कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी के थ्रू एटीपी बनने का अमल, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन जो था किस तरह हुआ था, ट्रांसपोर्ट हुआ एक चेन की फॉर्म में। देखिए अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों, क्योंकि इसको देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ इसमें गया था, यहाँ से इधर इधर, तो एक चेन बना था। इस वजह से इस रिएक्शन का और इस प्रोसेस का नाम भी क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब डिफिनेशन भी ठीक हुआ, डिफिनेशन क्या देखिए, क्लस्टर ऑफ प्रोटीन, क्लस्टर ऑफ प्रोटीन कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये क्लस्टर ऑफ प्रोटीन कहाँ पे, क्रिस्टाई में था ना, क्रिस्टाई मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इन्होंने ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कर दिए और क्या बनाया आखिर में, फॉर्म एटीपी, एटीपी बन गई किसके थ्रू, कीमो ऑस्मोटिक। कीमो ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ पे बना, यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रेशर बना और यहाँ से होता हमारे पास क्या बने, एटीपी बन गए, क्लियर है। तो एक एनएडीएच 3 एटीपी बनाते हैं, एक एफएडीएच 2 एटीपी बनाते हैं, ये तो आप हो गए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे यहाँ से होता हुआ मैंने आपको बताया भी था कि ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ से, क्लियर है। और यहाँ से जो H के मॉलिक्यूल इधर आते हैं, कुछ H के मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होके, तो ऑक्सीजन के साथ ऐड होके, यानी इसको मैं हाफ करता हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पे 2 आयंस फॉर एग्जांपल आ गए और क्या बनाते हैं, H2O, क्लियर है। तो पानी कहाँ में बनता है, पानी आखिर में बनता है, क्लियर है। वाटर, वाटर कहाँ में बनता है, यहाँ में बनता है। तो ये याद करें, हमारे पास वाटर जो था प्रोडक्ट था साइकिल, क्या नाम है, रिस्पायरेशन में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही हमारे पास वाटर बनते हैं, क्लियर है। अच्छा, एमसीक्यूज बहुत बनते हैं इसके अंदर, लेकिन वो अलग, इसके लिए अलग टॉपिक, ठीक है, या अलग क्लास में लेंगे, ठीक है।